Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video from geography part, agriculture and its type. Fine. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू शेयर डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। एंड अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। सो एग्रीकल्चर, वी ऑल नो इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़, जब हमारा ये देश आज़ाद हुआ था तब से अभी तक, अब थोड़ा कम लेकिन तब बहुत ज़्यादा, वी वर फुल्ली होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। मीन्स एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री हमें कहा जाता था। ना केवल कहा जाता था, आज भी हमारे यहाँ जो मैक्सिमम पीपल है, मोर देन 50% और मोर देन 40% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। फाइन, दे यूज्ड टू से देमसेल्फ दैट आई एम अ फार्मर, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर ओनली। फाइन, तो एग्रीकल्चर ये वर्ड आया कहाँ से? ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, दो लैटिन वर्ड से आया था, एगर एंड एग्री, मीन्स सॉइल एंड कल्चर, जिसका मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर, मीन्स कल्टीवेशन। एग्री मीन्स सॉइल, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, सॉइल में कल्टीवेशन। It refers to the process of cultivation of soil and growing of crops. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Agriculture comes under primary activity. Primary activity मतलब जब हम इकोनॉमी में सेक्टर्स के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, हमारी इकोनॉमी में जब हम पढ़ते हैं तो वी ऑल हैव डिवाइडेड आवर इकोनॉमी इनटू 3 सेक्टर्स, बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है एग्रीकल्चरल सेक्टर। गेटिंग? इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज दैट पीपल डू टू अर्न देयर लाइवलीहुड, उसको हम इकोनॉमी एक्टिविटी कहते हैं। वी कैन कैटेगराइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू 3 टाइप्स। अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी इंक्लूड्स व्हाट? जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है, जो हमें डायरेक्टली अर्थ से मिलता है। Fine. Primary activity includes all those related with extraction of raw material. Example: agriculture, fishing, mining. These all we get from our nature. Secondary क्या होता है? Nature से लेने के बाद when we synthesize it, हम उसे कुछ ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारे नीड के लिए, या जो हमारी नीड को फुलफिल करती है। ओके, तो जहाँ पर वो सारी चीज़ें होती है, सिंथेसाइजेशन प्रोसेस होता है, उसे ही कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड, इनटू फिनिश्ड गुड्स, इंक्लूड्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल सेकेंडरी सेक्टर एज अ इंडस्ट्रियल सेक्टर। Then tertiary sector includes services that supports primary and secondary activities, example transport, trade, banking, insurance, etc. Basically tertiary sector is also known as the bridge between primary and सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में जो ब्रिज का काम करता है उसे हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। फाइन। एंड अगर आपको सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो प्राइमरी सेक्टर में हमें क्या मिला? डायरेक्ट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हमने कुछ यूजफुल चीजों में बनाया इन सेकेंडरी सेक्टर। दैन वो यूजफुल चीजें डायरेक्टली हमने किसके पास भेजा? टू द पीपल, टू द सिटीजन, हमारे पास, जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं या उसकी सर्विस को उपभोग करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सर्विस सेक्टर। फाइन। फेवरेबल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए? फेवरेबल कंडीशन, दैट विल गोइंग टू सी। एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स and rearing of livestocks. Hence it is primary activity as it is related to obtaining raw material from nature. फेवरेबल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर क्या होना चाहिए? एक तो फ्लैट टेरेन होना चाहिए। फ्लैट टेरेन मतलब जमीन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो फ्लैट होना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ होगा तो वहाँ पे जमीन, खेती आप कर ही नहीं सकते। फाइन। फर्टाइल सॉइल होनी, सॉइल की फर्टिलिटी, उर्वरता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन होनी चाहिए, जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसको जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए उस तरीके का क्लाइमेट होना चाहिए। द लैंड ऑन विच एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओइंग टू दिस कंडीशन इज कॉल्ड एन एरेबल लैंड। वो लैंड जिसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल है और ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं, उस लैंड को हम कहते हैं एरेबल लैंड। क्या कहते हैं? एरेबल लैंड। सो
वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेबल लैंड, हम वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं अरेबल लैंड का कितना है। जो ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द पोर्शन जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड। देख रहा है पैचेस ये हमें देख रहा है, इंडिया का मैक्सिमम पार्ट जो है वो अरेबल लैंड में आता है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल्ड इंडिया इज अ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री। इसलिए हम बोलते हैं इंडिया की उर्वरता कितनी अच्छी है। वी आर सो लकी दैट वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। फाइन, आप देखें इसके अलावा बाकी कॉन्टिनेंट्स सी पैचेस आपको दिख रहे हैं। वैसे एशिया का भी जो पैच है वो एशिया में सिर्फ ये और ये 2-3 एरिया आपको दिख रहे हैं, बट वी आर सो लकी दैट वी आर लिविंग इन इंडिया। फाइन, सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर के डिफरेंट फॉर्म क्या होते हैं। एक होता है एग्रीकल्चर, मतलब कल्चर के आगे हम वर्ड बदलते जाते हैं तो उस कल्टीवेशन की अलग अलग डेफिनेशन होती जाती हैं। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड ये सारे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इफ़ यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 11th, 12th obviously you have opted humanity as a subject, that then only आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको हर क्लास में आपको देखने मिलेगा एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वहाँ पे आजकल 1 नंबर के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आते हैं। ना केवल स्कूल आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है, पिसीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो दीज ऑल वर्ड विद द मीनिंग इज हियर। एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल, जब हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं और रेयर करते हैं एनिमल्स को। सेरिकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। पिसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश को पालन। विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का कल्टीवेशन करना। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर जगह फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स तीनों को ग्रो करते हैं। फाइन, फार्मिंग सिस्टम। अब हमारे यहाँ फार्मिंग सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ से मतलब है ऑल ओवर द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। फाइन, फार्मिंग सिस्टम इनपुट में हम क्या देते हैं, फिजिकल थिंग्स, जेंटल स्लोप, लो मीडियम रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, दिस शुड बी देयर। ह्यूमंस के लिए अगर हम बात करते हैं, गुड ट्रांसपोर्ट एंड मशीनरी। देन प्रोसेस का क्या होता है, सबसे पहले आपको प्लॉगिंग, सीडिंग, प्लांटिंग, वीडिंग, फीडिंग, स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, दीज ऑल द थिंग्स जो हमें करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें फाइनली क्या मिलता है, आउटपुट। आउटपुट क्या मिलेगा, सीड्स, एग्जाम्पल वीट, स्ट्रॉ। फाइन, देन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसके पहले हमने जो देखा वो भूमिका थी, एग्रीकल्चर होता क्या है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो फार्मिंग बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप। एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। नाम से ही लग रहा है कमर्शियल मतलब बेचने के लिए जो यूज़ होता है। फाइन, सबसिस्टेंस मतलब जो बेसिकली हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, हमारे नीड को जो फुलफिल करता है। फाइन, सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंटेंसिव फार्मिंग, जिसे हम पढ़ेंगे आगे होते क्या है बेसिकली, अभी हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। इंटेंसिव पूरा हायरार्की है फार्मिंग का। इंटेंसिव फार्मिंग, सेकेंड इज प्रिमिटिव फार्मिंग। Then we comes to commercial. Commercial is also divided into 3 parts. Commercial farming, first commercial grain, second mixed farming, third is plantation agriculture. Then primitive agriculture is also of 2 type. Primitive भी 2 टाइप का होता है, एक होता है shifting cultivation, दूसरा होता है hormetic herding. Hormetic herding. Fine. Basically nomadic herding होगा वो। Now subsistence farming होती क्या है, ये देखिए एक कहानी है रामू की। हाय, आई एम रामू, अ फार्मर फ्रॉम इंडिया। आई ओ अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऑफ 1 hectare. आई inherited this farm from my father, who divided his bigger farm amongst me and my 3 brothers. ये रामू एक किसान है, जो इंडिया का एक किसान है, जिसके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है 1 हेक्टेयर का, जो इसके पापा के द्वारा दी गई ज़मीन है और जिसका बंटवारा कर दिया गया है इसके साथ इसके 3 भाइयों में भी। फाइन, दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड डज नॉट गिव मी इनफ इनकम टू बाय हाइब्रिड सीड्स और मशीन्स फ्रॉम माई फार्म। लेकिन ये इतना छोटा है कि इससे जो आउटपुट मिल रहा है इससे मुझे इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं हाइब्रिड सीड्स का मतलब है गुड क्वालिटी सीड्स लाइक HYB सीड्स, वो मैं नहीं खरीद सकता, ना ही मैं मशीन खरीद सकता हूँ अपने लैंड के लिए।
I work with my simple plow and tools with just 2 bulls on my field. मैं सिर्फ कैसे काम कर रहा हूँ? सिंपल प्लॉ से और टूल से, और मेरे पास सिर्फ 2 भैंसें हैं. फाइन, भैंसें नहीं, आई मीन टू से बैल है. माई फील्ड. स्टिल आई हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर एवरी ईयर. तब भी मुझे क्या करना होता है? अपने लोकल मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ते हैं, उधार. आई कीप सम क्रॉप्स for my family and I try to sell some of my farm produce in the local market. मैं कुछ अपने लिए यूज़ करता हूँ, अपनी फैमिली के लिए, और कुछ उसमें से लोकल मार्केट में बेच देता हूँ, जिससे मुझे ऑब्वियस सी बात है अर्निंग होगी. आई एम डिपेंडेंट ऑन द मानसून फॉर इरीगेशन. दिस इज द कंडीशन ऑफ होल द एवरी एग्रीकल्चरिस्ट और एग्री फार्मर्स. अब तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम नीचे ज़मीन का पानी यूज़ करते हैं फॉर इरीगेशन, लेकिन पहले की बात करते हैं तो एवरीवन वाज डिपेंडेंट ऑन मानसून. आज की डेट में भी हम मानसून पे उतना ही डिपेंडेंट हैं. अगर कंटिन्यू 1 साल पानी ना गिरे तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी. क्यों? हम पूरा का पूरा नीचे का पानी एक्सट्रैक्ट कर ही चुके होंगे, तो नीचे पानी भी निकालने में प्रॉब्लम होगी. ना केवल वहाँ, आप देखेंगे नदियाँ सूख जाती हैं, आप देखेंगे डैम्स के पानी कम हो जाता है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता. तो हाउ कैन यू थिंक फॉर द इरीगेशन पर्पज़? सो do conserve water. I keep some crops for my family and try to sell. Okay, the good thing is that the soil is fertile in my region and climate suits agriculture, so I can grow more. इसमें अच्छी चीज़ उन्होंने क्या दी कि भैया मेरे पास जो ज़मीन है वो बहुत फर्टाइल है, और मेरे रीजन में जिस जगह पे मेरी ज़मीन है वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मेरी एग्रीकल्चर को सहायता देती है, जिससे मैं ज़्यादा कल्टीवेट कर पा रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग. अपने लिए कर रहा है. फाइन. नाउ वी कम्स टू सबसिस्टेंस के. हमने 2 पार्ट देखे थे, एक देखा था इंटेंसिव, तो इंटेंसिव पे हम देख लेते हैं. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एम्स एट मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन ऑन लिमिटेड फार्मलैंड. किसी एक लिमिटेड फार्मलैंड में आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाओ, ये आपका एम होता है. कैटर्स द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली एंड लोकल मार्केट. Small land holdings, preliminary machinization, capable of raising 1 crop in a year, practiced in thickly populated region पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वो कुछ एरिया दिया है. क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? वीट, राइस एंड मिलेट. एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं. अब हमने फिर कहानी पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव subsistence की. Now what is this? I am a Hanoi. I live in the rainforest of Brazil. I move with my parents from place to place. We clear the land for agriculture by slash and burn technique. We grow potatoes and some local crops for our family and tribe only. After some times we leave the land and move on. This is the biggest problem ऑफ द वर्ल्ड. आज की डेट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो नोमैड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं बंजारे, वो कभी भी एक जगह पे सेटल नहीं रहते. वो कल्टीवेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, और जिस भी पर्टिकुलर जगह पे वो मूव होते हैं वहाँ पे वो फॉरेस्ट कवर एरिया को क्या करते हैं? स्लैश या काट देते हैं, खराब पूरा उस फॉरेस्ट कवर एरिया को कन्वर्ट करते हैं कल्टीवेशन के लिए. फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं और फिर वहाँ से वो उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं. इससे क्या हो रहा है? हमारे दुनिया का डे टू डे लाइफ में कंटिन्यूसली हम अपने फॉरेस्ट कवर एरिया को कम कर रहे हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो हम देखते हैं इंडिया में 33% यूज टू 1/3 जो लैंड होना चाहिए इट शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं है. 24 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स 25% ही जो लैंड है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है. एंड वी ऑल डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें उपभोग करते हैं, जो भी हमारे आसपास रिसोर्सेज हैं, वो सारे हमें मिलते कहाँ से? बाया फॉरेस्ट ओनली. ये देखिए बर्न, पहले हम पूरे फॉरेस्ट कवर एरिया को अलग करते हैं कल्टीवेशन एरिया में कन्वर्ट करने के लिए. दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसी को कहा जाता है. ठीक है. एरियाज ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ पे होती है? देखें, हमारे इंडिया के जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे जाते हैं वहाँ पे होती है. बाकी आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन रीजन्स में तो होता ही है. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न.
लैंड इज ऑब्टेन्ड बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड टिल फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज एग्जॉस्टेड। एग्रीकल्चर जब तक हम करते हैं, कब तक करते हैं? जब तक उस जमीन की उर्वरता बिल्कुल खत्म ना हो जाए। मेनली women's वर्क ऑन फील्ड, कौन काम करती है? फीमेल। प्रैक्टिस बाय प्रिमिटिव ट्राइब्स लिविंग इन फॉरेस्ट, रीजन्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। क्रॉप यम, root crops, etc. Then we comes to nomadic pastoralism. अब ये क्या होता है? नोमैड्स का मतलब वही होता है जो एक जगह पे नहीं होता, जीवन यापन करने के लिए इन द सर्च ऑफ फूड वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोमैड्स। फाइन, ये नोमैड्स की एक पिक्चर आपको दिख रही है। Then we comes to commercial green farming. He is looking like Salman Khan, but he is not. I am Henry, a farmer from US. I own 12 hectares of land. I grow large amount of wheat and corn in my farm to sell to the companies that cater to global market. I own many trucks, tractors and combines that makes my work very easy. I use HYV, that is high yielding variety seeds and chemical fertilizers. ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिली है? ऑब्वियसली बात है, दोनों चीज़ें हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से मिली है। एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू हेल्प मी इम्प्रूव माई यील्ड एवरी ईयर। आई वर्क मोर लाइक अ बिजनेसमैन। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, बेसिकली इसका मतलब ही हमको देख रहा है कमर्शियली जो हम कल्टीवेट करते हैं वो सिर्फ बेचने के लिए करते हैं। अभी हमने देखा था नॉर्मल जो होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसमें किसानों की हालत देखी थी किस तरीके से दिख रहे थे, और अभी हम दूसरी पिक्चर देख रहे हैं जिसे हम कमर्शियल फार्मिंग कह रहे हैं। उधर पे एक हम इंसान को देखते हैं, वो ग्रो कर रहा है, ही इज़ अ फार्मर, बट हाउ इज़ लुकिंग, क्योंकि वो जो भी चीज़ ग्रो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? बेचने के लिए कर रहा है, और हर साल वो अपनी जो कल्टीवेशन है उसको कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। ये हार्वेस्टर आपको दिख रहा है, यहाँ लोग कम, मशीन ज़्यादा काम करती हैं। आपको 9th क्लास में अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पीजेंट्स एंड फार्मर्स, उसमें देखा था अमेरिका की कंडीशन कैसी हुई थी व्हेन दिस मशीन वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम। फाइन, ट्रैक्टर्स। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिक्स्ड फार्मिंग ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड में आप मल्टीपल क्रॉप्स एक ही जगह लगा देते हैं, उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। आई एम Rowling, a farmer from Australia. I own a land on which I grow crops. I also have some animals and poultry. I sell the crop from the farm, milk and wools of my cows and sheep, and poultry products like eggs and chicken in the city market. Mixed farming का मतलब होता है ना केवल हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, हम बहुत सारी अदर थिंग्स वी ऑल्सो डू, जैसे हम एनिमल्स को भी रखे हैं और हम पोल्ट्री फार्म भी खोले हैं। तो एनिमल्स अगर रखे हैं तो हमने काऊ रखी है, तो काऊ से हमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हम मार्केट में बेच रहे हैं। अब अगर हमने पोल्ट्री फार्म है तो हम क्या कर रहे हैं? उनके एग्स को एक जगह से दूसरी जगह बेच रहे हैं, और हमारे पास क्रॉप तो हो ही रहा है, उस क्रॉप को भी हम बेच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। फाइन, कमर्शियल फार्मिंग। In this type of farming, higher doses of modern inputs like HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides are used in order to obtain higher productivity. आपको obviously बात है, अगर commercial farming करनी है मतलब आपको बेचना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है so that you can earn more, तो आप क्या करोगे? अच्छी क्वालिटी की सीड्स लोगे जिसे हम कहते हैं HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करोगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करोगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करोगे, जिससे आपकी फर्टिलिटी उर्वरता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। The degree of commercialization varies from region to region. किस डिग्री का मतलब है किस तादाद से आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो या चीज़ों को कल्टीवेट कर रहे हो, वो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप ऑन पंजाब एंड हरियाणा, बट इन ओडिशा इट इज़ अ सबसिस्टेंस फार्मिंग। भाई राइस ओडिशा में रहने वाले लोगों की नीड है, उनका जो स्टेपल फूड है वो राइस है, तो वो खुद को खाने के लिए, अपनी पूर्ति के लिए वहाँ राइस लगाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा, तो उनका मेन राइस कल्टीवेशन का मेन एम होता है टू प्रोडक्ट मोर दैन, उसको हम सेल आउट ज़्यादा करेंगे, इससे हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो राइस एक जगह हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कमर्शियल क्रॉप, लेकिन दूसरी जगह यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। फाइन, इसलिए वो रीज़न टू रीज़न वेरी करता है कि आपको उस जगह की कैसी नीड है। Then plantation क्या होता है? Plantation is also a type of same thing, commercial farming only. Hi, I'm Sapna. My father owns few farm in Kerala.
that produces banana, coconut, spice, rubber and even cashew nuts. These farms are very large in size and a single crop grows on the entire farm. These are grown to sell in market not only India but also in European market. We have a very efficient transport system and a large labor force too. जब किसी एक बड़े लैंड में हम सिर्फ एक ही तरीका का क्रॉप ग्रो करते हैं उसे कहा जाता है प्लांटेशन, और वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उस पूरी चीज़ को जितना भी आउटपुट मिल रहा है उसको हम एक पर्टिकुलर जगह ले जाकर बेच दें, ना केवल एक उसी पर्टिकुलर जगह में दूसरी कंट्रीज़ में भी। जैसे हम देखते हैं यूकेलिप्टस बहुत ज़्यादा फेमस है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में आप आसपास कहीं भी घूमते हैं तो आपको यूकेलिप्टस ईजिली आपको लगा मिलता है। आप देखते हैं आम के बागान कहीं पे बने होते हैं, मतलब पूरी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ आम के ही पेड़ लगे होंगे। दैट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन। दिस इज़ कॉल्ड टी प्लांटेशन। आपने देखा चाय के बागान होते हैं, कहाँ पर होते हैं? आप जाएंगे कभी असम साइड, दार्जिलिंग साइड, तो वहाँ पे आपको चाय के बागान मिलेंगे। ये कहा जाता है चाय के बागान जो हैं हमारे यहाँ, ये जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे तब से लगे हुए हैं, और अगर इसे हम इसकी प्रॉपर केयर ना करें, नरिश ना करें, तो आप देखेंगे ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। टी प्लांट्स होते हैं, याद रखना, टी के पेड़ होते हैं। पेड़ कभी भी छोटे, पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं। आम के पेड़ जैसे आप देखते हो, बिही के पेड़ देखते हो, उतने बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। लेकिन इनको हम क्या करते हैं, प्रॉपर नरिश करते हैं, कटिंग करते रहते हैं, जिसके कारण इनकी हाइट छोटी रहती है। क्यों? क्योंकि जो पत्तियां तोड़ी जाती हैं वो किसी मशीन के द्वारा नहीं तोड़ी जाती, इंसान तोड़ते हैं। और आप इमेजिन करो, अगर आम के पेड़ जो इतने बड़े बड़े होते हैं, उतना बड़ा अगर एक चाय का पेड़ हो जाए तो इतने लंबे इंसान आज तो पॉसिबल नहीं है। रामायण महाभारत के समय थे, ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं है। गेटिंग? दैन शुगर केन प्लांटेशन, गन्ने का हम प्लांटेशन कर रहे हैं, देखें। दैन वील सी द रबर प्लांटेशन, स्पाइस प्लांटेशन हमारे कर्नाटक केरला साइड होता है, ठीक है। सिनेमॉन प्लांट्स, क्लोव्स, ब्लैक पेपर मीन्स स्पाइस के अंदर आ जाता है सारी चीज़ें। वेनिला वाइन्स, कैशियो नट प्लांटेशन। फाइन, दीज आर ऑल द pictures are types of plantations. Characteristics: a single crop is grown over a large area. Plantation की बात चल रही है। एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया में ग्रो होता है। प्लांटेशन इज नीट rows with well developed network of transportation and communication connecting plantation area, processing industries and market together. Production is mainly for the market and not for the farmer's self consumption. Production जो यहाँ पे होता है वो mainly किसके लिए होता है? मार्केट के लिए होता है। यहाँ पे जो फार्मर्स होता है वो खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो चीज़ें उगाता नहीं है वहाँ पे। Involves modern inputs like chemical fertilizers, insecticides and pesticides. Modern machinery is needed. Labor intensive. Labor यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए, तादाद में चाहिए। Do understand this thing. डिसएडवांटेज क्या होंगे? लोकल पीपल मे बी एक्सप्लॉयटेड एज चीप लेबर लीडिंग टू स्लेवरी। जो वहाँ के लोकल लेबर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है क्योंकि उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, और यही होता है एक कारण जिससे स्लेवरी सिस्टम जनरेट होता है। वहाँ के वो परमानेंट मजदूर बन जाते हैं। ग्रोथ ऑफ अ सिंगल क्रॉप मेक्स प्लांटेशन वेरी प्रोन टू डिजीजेज, पुअर वेदर एंड द फ्लक्चुएशन इन वर्ल्ड मार्केट प्राइजेस। Fertile soil for crops exported rather than for soil consumption, self-consumption. वहाँ की फर्टाइल ज़मीन है उसको बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वहाँ क्रॉप उगा के बेच दे रहे हैं, खुद के खाने के लिए नहीं करते। इससे एक ड्रॉबैक भी है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप कुछ पेड़ लगाते प्लांटेशन के लिए, सपोज वी यूज टू ग्रो सम प्लांट्स लाइक यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस की वाटर कंजम्पशन कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने आसपास के एरिया में पानी की कमी कर देता है। दैन सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर में हम डिफरेंस देख लेते हैं। जब हम लैंड की बात करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर सब्सिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जो कमर्शियल की बात करते हैं, लार्ज पीस ऑफ लैंड 100 of hectares obviously. Most community labor is used in subsistence, whereas skilled and unskilled labor is hired by the large farmers. Tool used, primitive and traditional tools are used here in subsistence farming. जब बात कर रहे हैं commercial farming, highly mechanized use of tractor, harvesters, combines. Then we'll talk about the capital. Less capital invested, mostly poor farmers depends on local money lenders. जब हम बात करते हैं
कमर्शियल में द फार्मर्स यूज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस क्रॉप्स टू इन्वेस्ट फॉर गेटिंग HYV सीड्स मशीन्स एक्सेट्रा। मार्केट की बात करते हैं, आउटपुट इज मोस्टली फॉर फार्मर्स फैमिली नीड्स एंड लिटिल सरप्लस सोल्ड टू लोकल मार्केट, सिर्फ इसलिए कि उनकी दैनिक जीवन चलता रहे, इसलिए वो मार्केट में बचा हुआ थोड़ा बहुत बेच देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कमर्शियल, तो होल सेल सोल्ड टू द ग्लोबल मार्केट, कैटर्स टू लार्ज ग्लोबल मार्केट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मेजर क्रॉप्स देख लेते हैं। तो मेजर क्रॉप्स से ये आप एक बार में पढ़ लें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। इसमें समझाने का आई डोंट थिंक देयर इज मच टू एक्सप्लेन। मेजर क्रॉप सॉइल के अनुसार कौन सी सॉइल में कौन सी चीज़ें कितना होता है। जैसे राइस की बात करते हैं, सॉइल कौन सी चाहिए, एलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर, फाइन। क्लाइमेट कैसा चाहिए, रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर हाई। लीडिंग प्रोडक्शन कहाँ पे है, तो कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इट इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का मैक्सिमम जो लोग कंज्यूम करते हैं वो राइस होता है, फाइन। वैसे ही हमने वीट, मिलेट, माइज, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, इन सब का भी देखा हुआ है। आपको अगर इसमें कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी, बट आई डोंट थिंक देयर मच डाउट बिकॉज ये तो फैक्ट है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इट रिफर्स टू द एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन। गवर्नमेंट क्या करती है, फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो एफर्ट कर रही है उसकी बात चलती है। द एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। भाई एग्रीकल्चर को डेवलप करने का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, हमारी दुनिया में कंटिन्यूसली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी रही है, और पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली द नीड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दैट इज द क्रॉप्स, द मैनी थिंग डू इंक्रीज। इट कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया, जब हम क्रॉप एरिया को बढ़ाएंगे, यूजिंग HYV सीड्स, mechanization of agricultural processes, use of chemical fertilizers and pesticides, improving irrigation facilities. फूड सिक्योरिटी क्या होता है, तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है, जब हम खाने को, ऑब्वियसली बात है, जब फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट यूज टू टेक दैट क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स डायरेक्टली, और उस खाने को वो बचा कर रखते हैं, उस क्रॉप को या जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको बचा के रखते हैं, कब के लिए, टू द पुअर पीपल, उनको देने के लिए। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ जो राशन शॉप्स होती है उसके थ्रू हम बांटते हैं लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं पे कोई डिज़ास्टर्स थिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, भूकंप आ गया कहीं पे, बाढ़ आ गई कहीं पे, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को खाना पूर्ति के लिए हम यही जो फूड को सिक्योर करके रखे हैं वो वहाँ पे देते हैं। इंडिया में जैसे हम बात करते हैं तो FCI इज़ यूज टू डू दिस थिंग, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। So, the ultimate aim of agriculture development is to achieve food security. Food security is a condition when all people have access to proper nutritious food at all times. A responsible government must try to achieve this by not only improvising agricultural processes but also empowering the farmers by increasing awareness through educating them, helping them investing through easy bank loans and Kisan credit card, providing subsidies in providing various farm inputs and ultimately increasing the yield. बेसिकली जो मेन एम होता है फूड सिक्योरिटी का वो कैसे होता है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वहाँ के रहने वाले जो फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि वो हाई एंड हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जनरेट करते रहें, कोई भी उससे निराश ना हो, जिसके लिए वो लोन प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग तरीके के सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे लोगों का मनोबल कम ना हो। उनको एजुकेशन भी दी जाती है सो दैट उनको इन सब के बारे में पता भी चलता रहे। ग्रीन रेवोल्यूशन दैट केम अबाउट इन द डिकेड ऑफ 1960s in India was a major step that brought about changes especially in some states like Punjab, Haryana and Western UP। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में इंडिया में, ठीक है, जिसके कारण हमने देखा ये बहुत सारे चेंजेस लेकर आया पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी पार्ट्स में, जहाँ पे हम देखा एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। देन विल कम टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन USA। डिफरेंसेस देख लेते हैं, मैं डायरेक्टली एक एक स्टेप आपको समझाते जा रहा हूँ। साइज ऑफ फार्म इज़ वेरी स्मॉल अबाउट 1.5 हेक्टेयर, साइज ऑफ फार्म इज़ वेरी लार्ज अबाउट 250 to 500 हेक्टेयर। लोगों के पास इतनी ज़मीन होती है एग्रीकल्चर लैंड।
आमतौर पे मैं ये जहाँ पे हमने डेटा लिया है इट इज़ एवरेज। लैंड इज इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, double and multiple cropping is very common. Wheat, rice, pulses etc. are main crops grown. जब हम इधर देख रहे हैं तो extensive type of farming is practiced where yield per acre is low but the yield per worker is high. All family member help in various agricultural activities. Production is for self usage and hardly there is any surplus. But here most of the work is done by machines. Manual labor is scarce and therefore expensive. Use of traditional methods of farming, use of machine is limited. But यहाँ पे हम बात करते हैं तो modern irrigation facilities are used. यहाँ पे देखते हैं green revolution, use of high yielding variety seeds due to which agriculture production has increased many folds. But यहाँ पे बात करते हैं तो animal are reared on dairy farms. Mixed farming is common. Fodder crops are grown to feed the animal. Then अगर हम यहाँ देखते हैं farmer keep domestic animals like buffaloes, hens etc. for milk, egg etc. Now farmer do not have transport और स्टोरेज फैसिलिटी, thus sell their products in local market at low prices. लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं high scientific methods of agriculture are used. Example, soil is tested frequently for its fertility and best suitability for the crop to be grown. This point यहाँ पे जब हम इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया में भी आज की डेट में हम देखते हैं तो कई सारी फैसिलिटीज़ है. आई एम नॉट सेइंग दैट कंटिन्यूसली हर फील्ड में होता है, लेकिन इंडिया में ये फैसिलिटी आ गई है कि यहाँ की सॉइल का भी टेस्ट किया जाता है, कौन से मिनरल उसमें नहीं है, वो मिनरल की भरपाई के लिए वहाँ पे क्या चीज़ डालना चाहिए वो यहाँ पर आके हमारे साइंटिस्ट बताते हैं. साइंटिस्ट मीन्स द डॉक्टर्स हु आर वर्किंग और डूइंग द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिलेटेड थिंग्स. फाइन, हमारी गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर रही है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड इट्स टाइप. आई होप इट विल क्लियर मैनी डाउट्स ऑफ योर्स. अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स बचते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं through the DM or through the comment box. Till then, revise this topic and do like, share the video. Thank you.